नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करेंगे। साथियों, आज की इस कक्षा में हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, निबंध लेखन किस प्रकार से किया जाए, इस पर आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और आशा करता हूं कि इस कक्षा से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप अपने निबंध लेखन को और अच्छा कर पाएंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलें आज की इस कक्षा को आरंभ करते हैं। साथियों, सिविल स्टैप के द्वारा निशुल्क कक्षा ये चलाई गई है जिसमें कि आपको फ्री लेक्चर सीरीज मिल रही है। निशुल्क आपको रोज एक कक्षा मिलती है, आधे घंटे में, मात्र आधे घंटे में हम एक विषय को पूर्ण कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बड़ी उपयोगी कक्षा है। तो इस कक्षा के सभी जितने भी हमने कक्षाएं ली हैं उन सभी कक्षाओं को देखकर अपने जो इस परीक्षा में जरूर जाइएगा, ताकि आपको व्याकरण के सभी विषय अच्छे से समझ आ सकें। अगर किसी विषय में आपको कोई समस्या है तो आप इस कक्षा से लाभ ले सकते हैं। तो आज की कक्षा को करते हैं आरंभ। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगती है, कक्षा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको ये कक्षा कैसे लगती है तो वो अनुभव भी आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चले करते हैं शुरू आज की कक्षा को। तो बात करते हैं निबंध लेखन की। निबंध लेखन क्या है, कैसे निबंध लेखन किया जाता है, तो आइए चर्चा करते हैं। पहले हम देखेंगे निबंध कैसे लिखा जाता है। तो विषयों को पहले हमने क्या करना है, निबंध लिखने से पहले विषय को अच्छी तरह से पढ़ना है। निबंध लेखन कोई ऐसे नहीं कि परीक्षा में निबंध आ गया और कोई भी निबंध उठा के लिखना शुरू कर दिया, नहीं। उससे पहले हमें क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, विषय को अच्छे से पढ़ना है। अर्थात आपको जो विभिन्न प्रकार के विषय विभिन्न विषय दिए गए हैं, उन विषयों में से सबसे सटीक विषय का चयन कैसे किया जाए। तो देखें, पहले हमें क्या करना है कि निबंध लेखन का पहले और सबसे महत्वपूर्ण चरण है कि इसके लिए विषय अच्छी तरह से चुनते समय सबसे पहले आप यह सुनिश्चित करें कि आपको दिए गए विषय में सबसे अधिक विषय से कौन सा ऐसा विषय है जिसके संबंध में आप सबसे अधिक जानते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसा कौन सा विषय है जो आपको विषय दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, विषयों में से किस विषय के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किस विषय के बारे में आप अच्छे से लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे मतलब क्या विचार करना है, अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे। निबंध लेखन से पहले आपको कैसे तैयार करना है निबंध को। ठीक है, तो पहले हमें किसके बारे में हमें सर्वाधिक जानकारी है, किस विषय से संबंधित हमें सबसे ज्यादा सूचनाएं हमारे पास हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा निबंध का विषय है जिसके संबंध में मैं प्रमाणिक तथ्य लिख सकता हूं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, परिचय किसका मैं अच्छे से लिख सकता हूं, कौन कौन से मैं यहाँ पर विचारकों के मत उस निबंध में लिख सकता हूं। अगर आपके पास ये सूचनाएं जिस विषय के संबंधित अधिक हैं, उसी विषय को हमने चयन करना है। ठीक है, क्या नहीं चुनना है, क्या नहीं चुनना है, तो क्या है कि जिस विषय के बारे में आप इत्यादि भावुक हो, बहुत ज्यादा अगर आप भावुक हैं किसी विषय से संबंध में, तो आपको वो विषय चयन नहीं करना है। अगर आप में भावुकता है, भावुकता समझते हैं, मतलब कि अगर आपको कोई ऐसा विषय दे दिया गया है, मान लीजिए आप स्त्री हैं, है ना, नारी हैं, तो आपको अगर विषय दे दिया गया है कि नारी उत्पीड़न, ठीक है, नारी उत्पीड़न या नारी या पुरुष समाज में पुरुष श्रेष्ठ हैं कि नारी श्रेष्ठ है, मान लीजिए ऐसा कोई विषय दे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप नारी हैं तो आप क्या करेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ बताएंगे। फिर इससे क्या होता है कि जब हम ऐसे विषय को चयन करते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, पुरुष समाज के पर अपने आप को बताएंगे, है ना। वो जाहिर सी हमारे जो मनुष्य होता है उसकी प्रवृत्ति यही है। ठीक है, कि जहां पर कहते हैं ना कि अपने पे बात आ जाए तो हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर फिर सही गलत नहीं देखी जाती। ठीक है, तो यही चीज यहां पर भी हो जाती है। तो नारी है तो आप नारी की प्रशंसा करेंगे। ठीक है, और पुरुष हैं उनको आप उनके पक्ष में कम तथ्य लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, निबंध खराब हो जाता है। कोई भी निबंध अगर हमने लिखना है तो निबंध के दोनों पक्ष हमें
नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्षों को संतुलन बनाकर रखना होता है, संतुलित निबंध लिखना होता है हमें। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही पक्ष को बताएंगे। ठीक है, कि अब मान लीजिए एक उदाहरण और देता हूं कि अगर मान लीजिए जैसे कि हम हिंदू हैं, है ना, तो हमें कोई ऐसा निबंध आ गया कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, हिंदू या मुस्लिम धर्म। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम हिंदू हैं तो हिंदू क्या करेगा, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएगा, दूसरे धर्मों में वो कमियां बताएगा, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएगा। तो इससे क्या हो जाता है, वो निबंध एक पक्ष में चला जाता है। तो ऐसे निबंधों का चयन नहीं करना है जहां पर आपको ये लगे कि मैं एक पक्ष को सिर्फ बताने में मुझे ये मतलब खतरा है कि हो सकता है कि मैं सिर्फ एक ही निबंध के एक ही पक्ष बताऊं, तो ऐसा निबंध नहीं चयन करना है। ठीक है, तो जिस निबंध से आप भावुक हो जाते हैं उस निबंध को चयन नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, निबंध लिखने से पहले थोड़ा सा चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है, मनन के लिए, चिंतन के लिए आपको समय देना है। एक बार अब आप अपना विषय चुन लेते हैं, विषय को चुनने के बाद आपने क्या करना है, आपने तुरंत निबंध नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, लेखन शुरू करने से पहले कुछ समय सोच विचार कर अपने बिंदुओं को एकत्रित करें। इसके लिए मानसिक कार्य या फिर एक पेपर का सहारा लिया जाए जहां पर पेंसिल से उन बिंदुओं को एक जगह पर लिखे। ये कार्य करना है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, देखें जब कोई इंजीनियर है, कोई घर बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई इमारत बनाता है, तो वो क्या करता है, ऐसे उठ के नहीं कि चलो जी इमारत बनानी है, बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, ऐसे बिल्डिंग बन जाती है। आपको पता है कि बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करता है, आर्किटेक्ट क्या करता है, पहले मैप बनाता है, उस बिल्डिंग का नक्शा बनाएगा, है ना, इस अनुसार बिल्डिंग बनेगी। तो इंजीनियर क्या करता है, पहले नक्शा बनवाता है, फिर उस बिल्डिंग का कार्य आरंभ होता है। तो हमारे पास नक्शा होना चाहिए, है ना। नक्शा, अब हमारा नक्शा क्या है कि हमने निबंध लिखना है, तो निबंध लेखन में हमें कोई भी विषय दिया गया है तो उस विषय को, अब जैसे कि मान लो हम निबंध में क्या करेंगे, पहले हम परिचय लिखेंगे, है ना। तो परिचय आप ऐसे पॉइंट बना लीजिए, परिचय में मैं क्या क्या दे सकता हूँ, सोच लो क्या क्या लिख सकता हूँ। परिचय में मुझे इसके बारे में लिखना है, ये वाला एक कथन लिखना है, मतलब कि मान लो महात्मा गांधी जी का कोई विचार लिखना है, या मतलब जो भी आप परिचय में लिखना चाहते हैं एकत्रित कर लीजिए, मुझे परिचय में क्या क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो समस्या दी गई, जिस विषय पर निबंध दिया गया है, उससे उसके सकारात्मक पक्ष में मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, सकारात्मक पक्ष में, नकारात्मक पक्ष में मैं क्या लिखूंगा। उसके बाद फिर मुझे जब सरकार की नीतियां, जो सरकार ने हमें नीतियां बताई, इस समस्या से संबंधित सरकार क्या क्या कार्य कर रही है, उनमें से कौन कौन सी नीतियां, कौन कौन सी उदाहरणें मैं दूंगा। ठीक है, तो वो चीजें आप बताएंगे। उसके बाद फिर अगर मुझे इसमें अपने विचार देना है, निबंध में अपने विचार भी दिए जाते हैं, सुझाव भी दिए जाते हैं, तो कौन कौन से सुझाव मैं दूंगा। ठीक है, मेरे पास कितने विचारकों के मत हैं, कौन सी मेरे पास जो समाचार पत्रों से संबंधित कौन कौन सी मेरे पास समाचार हैं जिनको मैं इस निबंध में लिख सकता हूं। तो ये सारे के सारे तथ्यों को सोचकर आप रफ पेपर पे लिख लीजिए या फिर मानसिक रूप से बना लीजिए। मानसिक रूप से क्या हो जाता है कि भूल जाता है, समय लगता है, तो रफ पेपर पे जब आप पेंसिल से साइड में लिख लेंगे तो बस उन्हीं पॉइंटों के आधार पर आप निबंध लिखना शुरू कर देंगे। और एक चीज, निबंध कभी भी पॉइंट्स में ना लिखें। ठीक है, बचना है निबंध को पॉइंट में लिखने से। कई कई ऐसे निबंध होते हैं जहां पर आप पॉइंट्स बना सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर पॉइंट बनेंगे, बाकी पॉइंट्स नहीं बनते हैं। जो निबंध है वो जैसे कि हम बोलेंगे कि एक फ्लो में, एक प्रवाह में लिखा जाता है। तो प्रवाह में कैसे लिखेंगे, जब हम उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो उससे क्या होता है, प्रवाह नहीं टूटता है। बस आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स को बनाकर उन पॉइंट्स के अनुसार आपको निबंध लिखना है, ऐसे ही निबंध लेखन करना है। ठीक है, तो पॉइंटों को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद निबंध में क्या क्या लिखा जाता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था पृष्ठभूमि, अब आप पॉइंट बना लेंगे, पृष्ठभूमि में मुझे क्या क्या चीजें लिखनी है, यहाँ पर सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। उसके बाद मुख्य मुद्दा या समस्या, तो आपको समस्या क्या दी गई है, उस समस्या से संबंधित आपके पास क्या क्या तथ्य हैं, तो मुख्य विषय समस्या पर आपको क्या क्या बताएंगे वो आप लिख लीजिए। विषय से संबंधित वर्तमान जो विषय है उसका आज वर्तमान में क्या उसकी, मान लीजिए कोई भी निबंध है हमारे पास, तो वो निबंध की समस्या आज किस प्रकार की है, नारी से संबंधित कोई समस्या है तो नारी की समस्या में आज कितना सुधार हुआ है,
वो चीज यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नारियों से संबंधित आज कितना सुधार हो गया वो लिखेंगे, क्या परिस्थिति है नारियों की, पहले कैसे थी, आज क्या क्या है आज। उसके बाद समाचार विषय प्रासंगिकता, तो नारियों से संबंधित कौन कौन से, जो अगर नारी उत्पीड़न की बात करेंगे तो नारी उत्पीड़न से संबंधित कौन सा समाचार आप यहाँ पर बताएंगे, किसका समाचार को आप यहाँ पर बताएंगे, मतलब कि उदाहरण देंगे, समाचार किस समाचार को आप उदाहरण के रूप में प्रयोग करेंगे यहाँ पर वो लिखेंगे। ठीक है, विषय की प्रासंगिकता लिखनी है, उस विषय से संबंधित जो हमारे पास समाचार है वो आपको बताना है। प्रमाणिक तथ्य आपके पास कितने हैं वो आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, फिर कोई भी समस्या नारियों के पक्ष में फिर आप लिखेंगे जो जो चीजें हैं। ठीक है, और नारियों के विपक्ष में जो जो चीजें हैं उनको भी आप लिखेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को हमने साथ लेकर चलना है। उसके बाद बाधाएं और आलोचना आ जाती है। ठीक है, बाधाएं और आलोचना, अगर कोई मान लीजिए नारी उत्थान में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, नारियों के सशक्तिकरण में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं उन पर हम विचार करेंगे। सरकार क्या क्या कार्य कर रही है नारियों के सशक्तिकरण के लिए, ये नियम बना दिया, वो नियम बना दिया, वो लिख दीजिए वहां पर। उसके बाद फिर नारियों की जो बाधाएं हैं, ठीक है, नारी सशक्तिकरण में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं वो वहां पर लिखेंगे, ये बाधाएं आ रही हैं। फिर उन बाधाओं को दूर कैसे किया जाए, सरकार क्या क्या कर सकती है, तो वहां पर आप अपने विचार भी लिखेंगे, सुझाव भी यहां पर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आपको सुझाव देने हैं। ठीक है, सुझाव में आपको बताना है कि नारी सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, हमारी उसमें क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, समाज की क्या जिम्मेदारी है, वो चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। और सुझाव जो भी लिखेंगे, सोचें कि सुझाव जो भी हम लिखेंगे ना, वो सुझाव काल्पनिक नहीं होने चाहिए, यथार्थ से संबंधित होने चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपने निबंध में किन किन चीजों को सम्मिलित करना है, क्या क्या चीजें आप अपने निबंध में सम्मिलित करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपको क्या करना है पहले कि निबंध में प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा प्रासंगिक उद्धरण, प्रासंगिक कथनों को सम्मिलित कीजिए, है ना। जैसे महात्मा गांधी जी ने नारियों के बारे में क्या कहा है, ठीक है, किसी भी नेता ने नारियों के बारे में क्या कहा है, ठीक है, तो वो कथनों को सम्मिलित कीजिए, अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपको क्या करना है, गलत उद्धरण का प्रयोग ना करें। ठीक है, मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी जी ने जो कथन कहा ही नहीं है, अधिकतर विद्यार्थी ये करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि अध्यापक को कौन सा पता लगेगा, उसके आप कहता है कि हमने कहां से क्या उठाया, ऐसी बात नहीं है। कई बार क्या होता है, अध्यापक को पता होता है और वो जांच भी कर लेते हैं क्या ये सही में कथन किसका कथन है ये। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि आप कथन को, किसी का कथन किसी का मत बना के लिखिए वहां पर कि महात्मा गांधी जी ने वो चीज कही नहीं है, आप उसको वहां पर लिख देंगे महात्मा गांधी जी के अनुसार नारी ये है वो है, जबकि वो चीज ऐसा कोई कथन ही मिलता ही नहीं है। तो ऐसा ना करेंगे, उससे आपके अंक कटेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्रासंगिक सरकारी योजनाओं और नीतियों को सम्मिलित करना है। मैंने आपको बताया था, जैसे कि नारियों के उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी जो नीतियां हैं सरकार ने आरंभ की हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे कि नारियों के उत्थान के लिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये योजना के तहत कितनी बेटियों को पढ़ाया गया है, कितना खर्चा हो गया है, तो वो डाटा भी आपको देना है। उससे संबंधित और जो जो योजनाएं चलाई गई नारियों संबंधित, वो वहां पर हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है आंकड़े, डाटा। ये सुनिश्चित करें कि जो भी आप डाटा, आंकड़े, अर्थात जो, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि नारी जो आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो चला है, ठीक है, इस नीति के अंतर्गत कितनी नारियों को, कितनी बच्चियों को यहाँ पर जो लाभ मिला है, कितना सरकार का पैसा लग गया है, और जब ये योजना नहीं चलाई गई थी उससे पहले नारियों की दशा क्या थी और आज उनकी दशा में क्या परिवर्तन आया है, तो ये हम वहां पर लिखेंगे। ऐसी आपको और भी जो सरकार की नीतियां होंगी उनको आपने लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है डाटा, आंकड़े हमने देने हैं, और सुनिश्चित कीजिए कि जो आप डाटा या जो भी आंकड़े दे रहे हैं वो बिल्कुल सटीक हो, है ना, इधर उधर का ना, प्रयास करना है। एग्जैक्ट नहीं भी पता है तो लगभग लिख दीजिए कि लगभग इतनी जो महिलाएं या इतनी जो बच्चियां हैं उनको इससे लाभ मिला है, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि निबंध में क्या करना है, क्या निबंध में हमें नहीं करना है। पहले तो आपको पता लग गया क्या करना है,
ठीक है, ये सारी की सारी चीजें करनी है। उसके बाद क्या नहीं करना है कि निबंध में कभी भी व्यक्तिगत ना हो, पर्सनल नहीं लेना है निबंध को, जो मैं आपको पहले बता रहा था, है ना, कि अगर आप नारी हैं, ये नहीं कि नारी हैं तो नारी के पक्ष में ही सब कुछ बता दे और पुरुष को वहां पर कोई स्थान ही ना दे, ठीक है, कि पुरुष के विपरीत ही चले गए, ऐसा नहीं करना है। नारी और पुरुष एक समान उनको रखकर चलना है। जो गलत है तो वहां पर बताएंगे, जहां पर नारी गलत है वहां पर वो बताएंगे, ठीक है, कि जहां पर जिसका दोष आता है वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी का पक्ष लिए, जो भी किसी का दोष है वो वहां पर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि अतिवादी दृष्टिकोण ना रखें, अपने विचारों को संतुलन देने का प्रयास करें, कि निबंध जो है वो संतुलित रूप में लिखना है। किसी भी चीज का ये नहीं कि सकारात्मक पक्ष पकड़ लिया तो सकारात्मक ही लिखते चले जा रहे हैं, हिंदू धर्म के बारे में लिख रहे हैं तो हिंदू धर्म ये है वो है, अच्छा अच्छा सब कुछ लिख दिया, और कोई दूसरा धर्म है उसके बारे में विरोध लिख दिया, उसके बारे में बुरी बुरी चीजें लिख दी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक जैसे जहां पर हिंदू धर्म में, मतलब उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, जहां पर कोई अगर दोष है तो उस दोष को भी बताएंगे, जहां पर उसमें अच्छाई है वो भी बताएंगे, दोनों पक्ष, ये नहीं एक पक्ष नहीं बताना है। जब एक पक्ष बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपका निबंध गलत हो जाएगा। तो आपको पक्षपात नहीं करना है, निष्पक्ष होकर निबंध लिखना है। किसी भी समस्या पर अगर आपको निबंध आ रहा है तो वो निबंध जो होना चाहिए निष्पक्ष रूप में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिर्फ समस्याएं पेश ना करें, ये आपको दोषदर्शी बनाता है, संभव सुधार समाधान भी प्रस्तुत करने हैं, है ना, कि ये समस्या है नारी सशक्तिकरण में, ये समस्याएं आ रही है नारी के सशक्तिकरण में, तो अब समस्याएं बता दी तो उन समस्याओं का समाधान क्या होगा, सरकार क्या कर रही है उन समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए, वो भी वहां पर लिखेंगे। मतलब कि अपने जो सुझाव भी बताने हैं, ये नहीं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, ठीक है, कि अब बेरोजगारी पर निबंध आ गया और हमने लिखना शुरू कर दिया सरकार नौकरी नहीं दे रही, ठीक है, सरकार के पास पैसा नहीं है, ये जो सरकार की बस बुराइयां करनी शुरू कर दी, नहीं, ठीक है। तो वहां पर भावुक नहीं होना है, वही चीज कि बेरोजगारी सुन ली और बेरोजगार बैठे हैं तो बस फिर अपना जो दुख दर्द है सारे का सारा निबंध में लिख दिया, तो वो नहीं करना है, अपना दुख दर्द नहीं सुनाना है वहां पे परीक्षक को, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आ जाता है, सत्ता व प्रशासन की आधारहीन आलोचना नहीं करनी है। वो जो चीज मैं अभी आपको बता रहा था कि आधारहीन आलोचना नहीं करनी है। अगर सरकार ने नौकरियां नहीं दी हैं तो क्यों नहीं दी हैं, वो भी कारण बताएं, और अगर आपके पास तथ्य हैं तो बताएं क्यों नौकरी, कब नौकरी नहीं दी है, कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं, क्यों नहीं दी गई नौकरी, तो वहां पर तथ्य भी बताएं, ठीक है, कि ये वाली परीक्षाएं कैंसिल हो गई, रद्द कर दी गई, ये परीक्षाएं रद्द क्यों कर दी गई। अब वहां पर बिल्कुल सही कारण हो कि जी, जैसे कि मान लो अब प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल में चल रही हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो परीक्षाएं रद्द कर दी गई, मान लीजिए, ठीक है, तो वो तो जेन्युइन सा बिल्कुल 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 सही कारण है ना, तो आप बता दो ऐसे परीक्षाएं रद्द करती हैं, ये वो आप परिस्थिति नहीं देख रहे और अपने विचार वहां पर प्रकट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास आ गया, भले ही विषय उत्तेजक हो किंतु निबंध उत्तेजक नहीं होना चाहिए। विषय कितना भी उत्तेजक हो, आपको उत्तेजित कर रहा, उत्तेजित मतलब नारियां तो नारियों की व्यथा अगर आपको बताने का अवसर मिला, ये नहीं कि नारी है तो नारी की व्यथा आप उड़ेल कर रख दें, है ना, भर भर के अपनी व्यथा बता दें, दुख दर्द बता दें, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उत्तेजक नहीं होना है, निष्पक्ष रहना है। जब हम उत्तेजक हो जाएंगे ना तो एक पक्ष ही बताएंगे, फिर दूसरा पक्ष रह जाता है। उसके बाद आता है, आपको विषय से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विषय से ये नहीं कि विषय अगर दे दिया गया, अगर जो विषय दिया गया है कि तो उस विषय से हाँ कर देनी, नहीं, जहां पर दोष है वहां पर दोष भी बताएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि अगर मान लीजिए बता दिया गया कि प्रकृति प्रदूषित हो रही है, अगर आपको लग रहा है नहीं प्रदूषित हो रही तो कारण ठीक है कि नहीं हो रही प्रदूषित, नहीं मानेंगे हम, तो उसके पीछे हम कारण भी बता रहे हैं, ऐसे नहीं प्रदूषित हो रही, ठीक है। मतलब कि उदाहरण दे रहा हूं, ये नहीं कि नहीं प्रदूषित हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, वो आपको निबंध आ गया पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है, तो ये नहीं कि हाँ हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है, अगर उसने लिखा है तो नहीं हो रहा होगा, नहीं,
अगर हो रहा है तो हम बताएंगे क्यों नहीं हो रहा है तो मतलब ये नहीं कि जो दे दिया गया है उसको मान लेना है, अपने विचार भी वहां पर देने हैं। ठीक है, यूटोपियन समाधान लिखने से बचे। यूटोपियन समाधान होता है वही चीज कि काल्पनिक समाधान नहीं लिखने हैं, जो आप अपने विचार लिखेंगे कि इस समस्या को दूर करने के लिए ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, तो कल्पना नहीं करनी है। ठीक है, जो भी आपको समाधान देना है वो समाधान कैसा होना चाहिए, जो वास्तविकता से संबंधित हो, कि वास्तविक में इसको प्रयोग किया जा सकता है, वास्तव में ठीक है, वास्तव में इसको अपनाया जा सकता है। जो भी आपने सुझाव देने हैं वो यथार्थवादी हो, कि उनको संभव है यथार्थवादी हो सकते हैं। उसके बाद वस्तुनिष्ठ बने, संतुलित तर्क प्रस्तुत करें, पक्षपात पूर्ण एक तरफा दृष्टिकोण हमने नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नियमित अभ्यास करें। तो आपको नियमित अभ्यास करना है, किस चीज का अभ्यास करना है, कि समय प्रबंधन। निबंध लिखे तो आपको पता है इतने शब्द हमें निबंध में लिखने हैं, तो मेरे पास आपने पेपर को पहले बांट लीजिए, मतलब कि अभ्यास घर बैठ के जब अभ्यास करते हैं तो लेखन लिखते हैं ना, आप निबंध लिखते हैं, गद्यांश व्याख्या पद्यांश व्याख्या आप लिखते हैं, तो कितना कितना समय, कितने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन को मैं इतना इतना समय दूंगा तो मेरा पेपर इतने समय में पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जितना समय मुझे दिया गया है तो बस उतना समय अभ्यास कीजिए कि निबंध मुझे इतने समय में ही 15 मिनट में 20 मिनट में मुझे निबंध खत्म करना है, 20 फिर उसके बाद 10 मिनट में मुझे व्याख्या करनी है, 10 मिनट में मुझे अनुवाद करना है। तो ऐसे बांट कर रखें और अभ्यास करें कि उतने समय में अपना निबंध व्याख्या सब कुछ करने का अभ्यास रहे। तो निबंध का समय प्रबंधन करके चले कि मुझे इतने समय में करना है, और फिर आपको परीक्षा में सोचना ना पड़े कि कितना समय, नहीं टाइम देखा इतना समय हुआ है, अब मुझे इतने बजे निबंध खत्म करना है, तो बस उतने बजे आपका निबंध खत्म हो जाए, तो ये अभ्यास करना है। उसके बाद संशोधित और संपादित करें। ठीक है, जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उनको संशोधन करना है, अपने आप स्वयं मूल्यांकन करते जाना है, जिससे कि आप अपने निबंध को अच्छे से लिख पाते हैं और जो गलतियां होंगी वो दोबारा ना हो, इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। आपको एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे हमारे पास एक निबंध है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना, इस पर निबंध लिखना है। तो फिर हमने ये विषय को चयन कर लिया है, तो प्रस्तावना कैसे लिखी जाती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह कहावत भारतीय चिंतन परंपरा की वह अमूल्य सीख है जो व्यक्ति को बाहरी संसाधन की बजाय आंतरिक शक्ति को पहचानने का मार्ग दिखाती है। यह कथन केवल एक प्रेरक पंक्ति नहीं, अपितु आत्मबल, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता का उद्घोष है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सफलता और असफलता का मूल निर्णायक तत्व हमारी मानसिक स्थिति होती है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रस्तावना लिखेंगे, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने का प्रयास करें, अच्छी शब्दावली का, वाक्य संरचना का ध्यान रखें, जो वर्तनी है उसका ध्यान रखें, वर्ण बनावटों का ध्यान रखें, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों में यही दोष आ रहा है, वर्ण नहीं लिखने आ रहे। ठीक है, वर्ण लिख रहे हैं, अ लिख रहे हैं तो अ ऐसे लिख दे रहे हैं, तो ये दोष हो जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाता है, अ के ऊपर शिरोरेखा नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो परीक्षक यहां पर भी अंक काट सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोष है, गलती है। ठीक है, तो परीक्षक इसके नंबर भी काट सकता है। वर्ण बनावटों पर ध्यान रखें, सिर्फ अ नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ण बनावट है उनका हमने ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके अंक काटते हैं। तो बस शब्द शैली, भाषा शैली, वर्ण बनावट, वर्तनी शुद्धि और वाक्य संरचना, इन चीजों का ध्यान रखना है और बस आपने निबंध लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, मानसिक शक्ति, सफलता की कुंजी पॉइंट नहीं बनाने हैं, ये सिर्फ पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे, उनको एक्सप्लेन करते जाना है। जीवन में अनेक बार व्यक्ति को संघर्ष, असफलता, आलोचना, विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, किंतु जो व्यक्ति इनसे भयभीत होकर मानसिक रूप से पराजित हो जाता है वह वास्तविक रूप से हार जाता है। वही जो व्यक्ति अपने आत्मबल, सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य से लड़ता है वह अंततः सफल हो जाता है ना। ये हमने लिख दी। फिर उदाहरणें कैसे कैसे लेंगे। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह जैसे मानसिक बल के सिद्धांतों से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व किया। किसके बल पर? मन के बल पर। ठीक है, निर्णय के, अपने निश्चय बल पर। तो ऐसे आपको उदाहरणें दे देनी है। और ये वाली आप एचपीएस
परीक्षा के उदाहरण दे सकते हैं कि आत्म बल और एचपीएस जैसी परीक्षा की तैयारी, अगर आत्म बल हम में होगा तो हम ऐसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, इसके बिना हमारी तैयारी नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद समाज और राष्ट्र निर्माण में मानसिक दृढ़ता का क्या महत्व है वो हमने लिख दिया। ठीक है, दार्शनिक और भारतीय दृष्टिकोण क्या है, पीछे भी चले गए। मानसिक बल पर दार्शनिक और देखो जैसे कि गीता के भगवत श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा है, ठीक है, कर्मणावाधिकारस्ते ना मां फलेषु कदाचन, तो ये बताया कि व्यक्ति को आत्मबल निष्काम कर्म की प्रेरणा हमें गीता से भी मिलती है। तो हमारे शास्त्र भी, हमारे वेद पुराण भी यही बात कहते हैं। ठीक है, और यही हमारे उत्थान को हमारे सफल बनाने में यही जो आत्मबल है ये अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके बाद उपसंहार की बात करेंगे तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये कहावत केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं अपितु राष्ट्र और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक है। ठीक है, तो ऐसे उपसंहार बनाना है, तो इस प्रकार से आपको निबंध लेखन करना है। ठीक है, ऐसे निबंध लिखा जाएगा आपका। तो ऐसे जब आप निबंध लिखेंगे तो आप जो है अच्छे से आप निबंध में अंक ले पाएंगे। कई विद्यार्थी बोलते हैं सर हमें परीक्षा में अंक नहीं मिलते, निबंध में बहुत कम अंक मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अच्छे अंक लेने का एक मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब इस तरीके के अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता निबंध लेखन में अवश्य मिलेगी। ठीक है जी, तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगती है तो कक्षा को लाइक, शेयर और अपने मित्र तक साझा जरूर कीजिए, उनको अधिक से अधिक कक्षा के बारे में बताइए। ठीक है जी, तो आज की कक्षा को देते हैं विराम। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें।